अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक इन्होना वाक़या हुआ है। वो इन्होना वाक़या DGISI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में उन चंद वाक़यात में से एक है कि DGISI जो स्पाई मास्टर है या किसी खुफिया एजेंसी का सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो भी सर्विंग हालत में हो और सर्विंग हो, तो ये इससे पहले पाकिस्तान में भी दूसरी दफ़ा हुआ है और दुनिया में इसकी बड़ी रेयर मिसालें मिलती हैं। बात कुछ इस तरह से है कि अरशद शरीफ के हवाले से पूरी कौम काफ़ी अफसरदा है। आज उनका जनाजा भी हो गया और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। बहुत बड़ा जनाजा था और देखने वाले, और हमने ख़ुद भी देखा, बताते हैं कि मुमताज़ कादरी के बाद अरशद शरीफ साहब का जनाजा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जनाजा था। यानी मुमताज़ कादरी के बाद अगर किसी का जनाजा बड़ा था तो वो अरशद शरीफ साहब का था। अरशद शरीफ साहब के हवाले से आज DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISPR भी उनके साथ थे। बेसिकली जो एक कैंपेन मीडिया में चल रही है कि अरशद शरीफ साहब को शायद जो कत्ल किया गया है उसका जो निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने मुनासिब समझा, इस्टेब्लिशमेंट ने मुनासिब समझा, और जो हुकाम बाला हैं आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपनी वजाहत दें। अरशद शरीफ के हवाले से DGISPR ने कुछ कलिमात भी कहे और फिर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कुछ चीज़ें उन्होंने सहाफ़ियों के पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने सबसे अहम पॉइंट ये बताया कि अरशद शरीफ साहब को ट्रैप किया गया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा, वो जाना नहीं चाहते थे, उनको भेजने के लिए आमादा किया गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ही एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ को कहा था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएँ चूँकि आपकी जान को ख़तरा है। तो इसी तरह से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेसर था DGISI और DGISPR का, उसमें जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उनको भी दिखाया गया। उनका एक चैट था, वो भी जो अहमद यूसुफ साहब के साथ था, वो भी दिखाया गया। अब मैंने भी सलमान इकबाल साहब के साथ काम किया है, बड़े शानदार आदमी हैं, ख़ानदानी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ हुई है। तो एक तरह से मैं गवाही भी दे सकता हूँ। बट बहरहाल जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा बहुत जो बात की गई वो यही की गई कि सलमान इकबाल साहब को वापस आना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, अरशद शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा DGISPR ने कि अरशद शरीफ हमारे लिए असासा थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ को यहाँ पाकिस्तान में किसी किस्म का ख़तरा नहीं था। एक थ्रेट अलर्ट 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया, जो कि KP गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उस थ्रेट अलर्ट के बारे में ना तो वफाकी हुकूमत को आगाह किया गया, ना ही DGISI के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि किसी किस्म का अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो कोई उनको ख़तरा था, रियल टाइम में ख़तरा था, लेकिन उनको इस तरह से बताया गया कि उनको ख़तरा है। और फिर उन्होंने दुबई के हवाले से भी बात की कि दुबई में उनको किसी ने नहीं कहा कि आप वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। दुबई से दानिस्ता तौर पर किनिया में उनको भेजा गया। इस तरह का DGISPR ने आज मौक़िफ़ जो है वो दिया। उन्होंने कहा बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आने चाहिए। खुरम के हवाले से भी, वक़ार के हवाले से भी बात की। DGISI ने कहा कि वो केनियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी राबते में और उनसे मालूमात एक्सचेंज कर रहे हैं। ये अरशद शरीफ साहब के हवाले से बातचीत थी। अच्छा, मैंने बड़े अहम 2 सवाल किए वहाँ पे। मैंने कहा जी, अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली ये कहती है और दोस्त जो करीबी हैं वो भी यही बात करते हैं कि जो अभी करंट सिस्टम में एग्जिस्टिंग जो एजेंसी ISI के ऑफिस होल्डर्स हैं वो अरशद शरीफ साहब को थ्रेट कर रहे थे और उनके लिए माहौल इस तरह से बना दिया गया था कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया था। एक तो ये सवाल था, इसका मैं जवाब देता हूँ कि DGISI ने क्या कहा। तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि देखिए, आप भी वही बात कर रहे हैं जो फैसल वावडा बात कर रहे हैं कि शायद जो पहले वाला सेटअप था इस्टेब्लिशमेंट का, या एजेंसी में जो पहले वाले लोग थे, ISI में पहले वाले लोग थे,
انہوں نے شاید ایلیمینیٹ کیا ہے ارشد شریف کو. فیصل وافدہ کا بھی اشارہ اسی طرف تھا. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس پہ آپ کام کر رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے اگینسٹ کارروائی ہوگی, چونکہ انہی کو فائدہ ہو رہا ہے, انہی کو براہ راست فائدہ ہوگا. عمران خان سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کو ہو رہا ہے. تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بات آپ سوال کر رہے ہیں کہ میرے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی طرف سے ان کو تھریٹ تھا, انہوں نے کہا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے محکمے کے لوگوں کے ساتھ ارشد شریف صاحب ان ٹچ تھے, جانے سے پہلے بھی ان ٹچ تھے, اور وہ واپس آنا چاہتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھے تعلقات تھے اور میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, اور وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے اگر ہم چاہتے تو. اگر ہم تھریٹ کر رہے تھے تو ہم ملک بھی چھوڑ کے جانے نہ دیتے, لیکن وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ باقی جو فون کالز کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے. پھر جو دوسرا سوال تھا اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ فیصل وافدہ نے جو باتیں کی ہیں ان سے ان کا موبائل لینا چاہیے, چونکہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے موبائل میں بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لیں اور ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. تو یہ ارشد شریف کے حوالے سے بات ہوئی. کچھ باتیں عمران خان کے حوالے سے بھی ہوئی, اس پہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. تو یہ آج ارشد شریف کے حوالے سے وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. باقی سارے دوست بھی, باقی دوستوں نے بھی سوالات کیے, کافی کنسرن نظر آئے. تو یہ آج ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ارشد شریف کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال کچھ چیزیں مزید بھی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں, آنے والے وقت میں پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے. ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.